तो सभी को नमस्ते। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश की प्रश्नोत्तरी के बारे में चर्चा कर रहे थे। और प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत जो आज का अपना क्वेश्चन है पहला, वह है निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें सत्य कथन को ढूंढना है। तो पहला कथन है गोडवाड़ बेसिन में हिंगलाज का मगरा, कलीमा का पहाड़, नरसिंहपुरा का पहाड़ी क्षेत्र स्थित है। तो गोडवाड़ बेसिन है, इस गोडवाड़ बेसिन को बोला जाता है लूणी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है, जिसमें हिंगलाज का मकरा, कलीमा का पहाड़, नरसिंहपुरा का पहाड़, काला भूरा डूंगर, छप्पन की पहाड़ी और जसवंतपुरा की पहाड़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। यह कथन सत्य है। प्रोफेसर एच.एस. शर्मा के अनुसार नागौरी उच्चभूमि की झीलों में नमक उत्पत्ति का स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइकासिस चट्टानें हैं। तो माइकासिस चट्टानें हैं, उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, वह कैल्शियम लवणों की अधिकता होती है। और प्रोफेसर एस.एच. शर्मा के अनुसार जो नागौरी उच्चभूमि है, उस नागौरी उच्चभूमि में पाई जाने वाली जो खारे पानी की झीलें हैं, उन खारे पानी की झीलों में लवणता का प्रमुख स्रोत गहराई में पाई जाने वाली माइकासिस चट्टानें हैं। और माइकासिस चट्टानों में केशाकर्षण पद्धति के माध्यम से ये जल है, खनिज के जो लवण हैं वह उस झील के पानी में घुल जाते हैं, जिससे झीलों का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। यह कथन भी क्या है, सत्य है। उसके बाद में नागौरी उच्चभूमि अनुपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर इस मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो नागौरी उच्चभूमि क्या है, एक बंजर क्षेत्र है, अनुवर क्षेत्र है। नागौरी उच्चभूमि बंजर क्यों है, क्योंकि इसकी मृदा में सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या है, ज़्यादा पाई जाती है। कथन सत्य है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत ऊंचाई उत्तरी पश्चिमी भाग में अत्यधिक है, जबकि सांचौर के आसपास इसकी औसत ऊंचाई क्या है, न्यूनतम है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में बालू का स्तूपों की प्रधानता होने के कारण वहाँ की औसत ऊंचाई 300 मीटर के आसपास पाई जाती है, जबकि उसका दक्षिणी पश्चिमी भाग सांचौर के आसपास है, वहाँ की इसकी औसत ऊंचाई 100 मीटर से भी कम है। तो यह कथन भी क्या है, सत्य है। तो इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो यह भी सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो इसमें 1 2 3 4 यह सभी कथन क्या है, सत्य है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना निम्न में से असत्य कथनों को छांटिए। असत्य कथन ढूंढना है। उसमें पहला है लूणी जवाई बेसिन में पचपदरा, सांवरला या सनवरला व कपराना खारे पानी के क्षेत्र मिलते हैं। सही है। जो लूणी जवाई बेसिन है, गोडवाड़ बेसिन है, उसमें सनवरला या सांवरला, कपराना और पचपदरा ये खारे पानी के क्षेत्र पाए जाते हैं। उसके बाद में अगला कथन है काला भूरा डूंगर लूणी बेसिन की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। तो काला भूरा डूंगर है, ये काला भूरा डूंगर कहाँ पर स्थित है, काला भूरा डूंगर पाली में स्थित है। कहाँ स्थित है, पाली में स्थित है। और ये काला भूरा डूंगर लूणी बेसिन जिसे बोला जाता है गोडवाड़ बेसिन के, इसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यह कथन गलत है। काला भूरा डूंगर जो पाली में स्थित है, ये लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है, न कि पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है। यह कथन क्या हो गया है, गलत हो गया। उसके बाद में अगला है हनुमानगढ़ के निकट घग्गर नदी का तल नाली कहलाता है। यह कथन सही है। जो घग्गर नदी है, उस घग्गर नदी के प्रवाह को राजस्थान में क्या कहा जाता है, पाट के नाम से जाना जाता है। और पाट को ही हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। इसे ही बग्गी व काठी के नाम से जाना जाता है। और श्री गंगानगर जिले में इसे क्या कहा जाता है, सोढ़ावटी के नाम से जाना जाता है। ये कथन भी क्या है, सत्य है। और उसके बाद में सीफ बालू का स्तूप है, यह अनुदैर्ध्य प्रकृति का बालू का स्तूप है। यह भी सही है। तो एक सीफ बालू का स्तूप है, यह अनुदैर्ध्य प्रकृति का बालू का स्तूप होता है, जबकि जो बरखान बालू का स्तूप होता है वह अनुप्रस्थ प्रकृति का बालू का स्तूप होता है। तो सिर्फ अनुदैर्ध्य प्रकृति का, यह सही है। तो इसमें असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें यह ध्यान रखना है केवल 2 है। कौन सा है, केवल 2 है। नंबर का जो कथन है यह क्या है, असत्य है। उसके बाद में अगला अपना जो प्रश्न है वह है राजस्थान में के हमादा मरुस्थलीय प्रदेश की शैल निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय काल की बनी है। तो आपको पता है हमादा, इस हमादा का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हमादा का विस्तार है पोकरण, उसके बाद में है बालोतरा, और उसके बाद में आगे कहाँ तक है,
यह फलोदी है। इसके मध्य जो पथरीला क्षेत्र है उसे हमादा के नाम से जाना जाता है। और हमादा में किस काल की चट्टानें पाई जाती हैं? तो हमादा में पाई जाती है जुरासिक कालीन। कौन से कालीन? जुरासिक युग है। उस जुरासिक युग की मुख्य रूप से चट्टानें पाई जाती हैं। तो ओलिगोसीन व मायोसीन काल की नहीं है। कैम्ब्रियन या ऑर्डोविशियन नहीं, कैम्ब्रियन कालीन तो पाई जाती है अरावली में। कार्बोनिफेरस व पर्मियन यह नहीं पाई जाती। उसके बाद जुरासिक व इयोसीन काल की सही है। तो राजस्थान में जो हमादा मरुस्थल है उसमें जुरासिक व इयोसीन कालीन अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों की पहचान करनी है। उसमें पहला कौन सा है? लाठीसिरी क्षेत्र। इस लाठीसिरी क्षेत्र में टर्सरी युगीन अवसादी चट्टानें पाई जाती है, सही है। तो लाठीसिरी क्षेत्र है, इसका विस्तार मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक लगभग 80 किलोमीटर तक है और इसमें टर्सरी युगीन अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। और इस टर्सरी युगीन अवसादी चट्टानों के नीचे भूगर्भीय जल पट्टी है जो प्राचीन लुप्त हुई सरस्वती नदी का अवशेष मानी जाती है। और इस लाठीसिरी क्षेत्र में चांदन नलकूप स्थित है, जैसे थार का घड़ा कहा जाता है, जो जैसलमेर के चांदन गांव में स्थित है। और चांदन गांव है उसमें यह मीठे पेयजल की आपूर्ति प्रदान करता है, इसीलिए इसे थार के घड़े के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में लाठीसिरी क्षेत्र है, यह मरुस्थल का नखलिस्तान कहलाता है, मरुस्थल का मरु उद्यान कहलाता है, ओएसिस कहा जाता है। क्यों? ये पूरा का पूरा हरा भरा क्षेत्र है और यहाँ पर श्रवण घास पाई जाती है। और श्रवण घास को स्थानीय भाषा में लिलोन के नाम से जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम लिसिथुरस सिडिकुस है। तो यह है कौन सी? लाठीसिरी क्षेत्र, जिसमें टर्सरी युगीन अवसादी चट्टानें पाई जाती है। कथन सही है। और उसके बाद में दूसरा कथन है, अतीत में थार का मरुस्थल टैथिस सागर का भाग रहा तथा कार्बोनिफेरस काल में यहाँ पर समुद्र विस्तृत था, जिसका प्रमाण यहाँ स्थित जुरासिक काल की समुद्री तलछट है। यह कथन भी सही है। यानी कार्बोनिफेरस काल है, उस कार्बोनिफेरस काल में यहाँ पर थार का मरुस्थल है, उस थार के मरुस्थल पहले क्या हुआ करता था? विस्तृत समुद्र हुआ करता था। और वह समुद्र कौन सा हुआ करता था? टैथिस सागर हुआ करता था। और उसके बाद में प्लीस्टोसीन काल है और उस प्लीस्टोसीन काल में टैथिस सागर के धीरे धीरे पीछे हटने से किसका निर्माण हो गया है? थार के मरुस्थल का निर्माण होता है। यह कथन क्या है? सत्य है। उसके बाद में अगला कथन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हिमानी घर्षण के पद चिन्ह मिले हैं। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो फलोदी है, फलोदी के पास में क्या मिले हैं? बाप बोल्डर्स मिले हैं। फलोदी है, उस फलोदी के पास में क्या मिले हैं? बाप बोल्डर्स है। और उस बाप बोल्डर्स में परमो कार्बोनिफेरस काल के, कौन से काल के? परमो कार्बोनिफेरस है। उस परमो कार्बोनिफेरस यानी आज से लगभग 30 से 35 करोड़ वर्ष पुराने हैं, उस बोल्डर्स पर हिमानी घर्षण के चिन्ह मिले हैं। या हिमानी जो अपर्दन है, उस हिमानी अपर्दन के क्या मिले हैं? पद चिन्ह मिले हैं, या अवशेष मिले हैं। यह कथन की भी क्या है? सत्य है। उसके बाद में है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश संरचनात्मक दृष्टि से भारत के उत्तर के वृहद मैदान का भाग है। यह कथन भी सत्य है। यानी राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश हैं वह भारत के 2 भौतिक प्रदेशों के भाग हैं। तो राजस्थान का थार का मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये भारत के वृहद मैदानी प्रदेश के भाग माने जाते हैं। जबकि अरावली पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती का पठार, ये भारत के प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग माने जाते हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यह संरचनात्मक दृष्टि से भारत के उत्तर के विशाल मैदान के भाग माने जाते हैं। यह कथन सत्य है। उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो सिंधु नदी का मैदान है, और उसके बाद में कौन सा है? गंगा नदी का मैदान है, और उसके बाद में कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये उत्तर के विशाल मैदान का तो भाग है, और उत्तर के विशाल मैदान के भाग में भी किसका भाग माना जाता है? गंगा के मैदान का भाग माना जाता है। यह भी ध्यान रखना है। तो इसमें क्या पूछा गया है? सत्य कथनों की पहचान करनी है। तो ये सभी कथन क्या है? सत्य है। तो 1 2 3 4 ये सभी कथन क्या है? सत्य है। यह ध्यान रखना। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, यह है, राजस्थान में कौन से भौतिक प्रदेश अपने धरातलीय लक्षणों से सही मेल खा रहे हैं? यानी कौन सा कथन है यह सुमेलित है, सही मेल खा रहे हैं, इसका मतलब कौन से कथन सुमेलित है?
तो भौतिक विभाग या भौतिक प्रदेश ये रखा है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते आर्कियन विंध्यन क्रम, यह सही है। और धरातलीय लक्षण क्या है? इसमें गोंडवानालैंड का भाग माना जाता है, यह भी सही है। तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या भौतिक प्रदेश है, इसमें आर्कियन विंध्यन क्रम के सेल समूह पाए जाते हैं और ये गोंडवानालैंड का भाग है, यह क्या है? सही है। उसके बाद में अगला है भौतिक विभाग या भौतिक प्रदेश है, वो है पश्चिमी बालू का मैदान है या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। और इसमें किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं? राइलो क्रिटेसिस क्रम के सेल समूह पाए जाते हैं, यह सही है। यह अपन ने पहले एक प्रश्न देखा था, उसमें मालानी जो पर्वत है उसमें राइलो क्रिटेस क्रम के सेल समूह पाए जाते हैं, सही है। और उसके बाद में धरातलीय लक्षण की बात करें तो यह तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है, यह भी इस अपन ने चर्चा की है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जगह पहले कार्बोनिफेरस काल में तैतीस सागर था और तैतीस सागर के जल के पीछे हटने से प्लीस्टोसीन काल में थार के मरुस्थल की उत्पत्ति होती है। तो यह कथन भी क्या है? सही है। अगला कथन है भौतिक प्रदेश है, वह कौन सा है? अरावली है। और अरावली में किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते? अरावली दिल्ली क्रम। तो अपन ने पढ़ा था अरावली है, तो अरावली में किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं? अरावली दिल्ली क्रम के सेल समूह भी पाए जाते हैं। और अरावली दिल्ली सेल समूह के अलावा इसमें अपन ने देखा था अजबगढ़ सेल समूह पाया जाता है, राइलो समूह पाया जाता है, अलवर समूह पाया जाता है, तो यह भी सही है। उसके बाद में धरातलीय लक्षण की बात करें तो यह प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, अरावली है। अपन ने कहा इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, गोंडवानालैंड में वलन की क्रिया के कारण हुआ है, जो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला मानी जाती है। यह कथन भी क्या है? सही है। उसके बाद में अगला कथन है 4 नंबर पे भौतिक विभाग उत्तरी पूर्वी मैदान है। तो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी मैदान ही जो प्रदेश है, भौतिक प्रदेश है, उसमें किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं? दक्कन लावा सेल समूह पाए जाते हैं, यह गलत है। दक्कन लावा सेल समूह उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? यह हाड़ौती पठार में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हाड़ौती के पठार में। यहाँ विंध्यन क्रम है, यह सही है। उसके बाद में धरातलीय लक्षण बात करें तो ये सिंधु नदी निर्मित मैदान है, यह गलत है। तो अब मैंने बताया था जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है और उसके बाद में उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, यह मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसके भाग माने जाते हैं या भारत के कौन से भौतिक प्रदेश के भाग माने जाते हैं? तो भारत के उत्तर के विशाल मैदान के भाग माने जाते हैं। उत्तर के विशाल मैदान को 3 भागों में बांटा, सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। और मैंने कहा राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और उसके बाद में पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं, यह गंगा के मैदान के भाग माने जाते हैं। यानी भारत के बृहद मैदान में भी किसके भाग माने जाते हैं? गंगा के मैदान। तो ये सिंधु नदी के मैदान का भाग नहीं माना जाता है। तो अब इसमें क्या पूछा गया है? कौन सा सही मेल खा रहे हैं? तो पहला भी सही मेल खा रहा है, दूसरा भी सही मेल खा रहा है, तीसरा भी क्या है? सही मेल खा रहा है, लेकिन चौथा सही मेल नहीं खा रहा है। तो इसमें कौन से कथन सही हो जाएंगे? नीचे कूट दिए रखे हैं 1 2 यह गलत हो गया, 1 4 यह भी गलत हो गया, 1 2 3 यह सही हो गया और यह क्या हो गया है? गलत हो गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो इसमें यह ध्यान रखना है, यह राजस्थान का मानचित्र है और यहाँ पर यह कौन सा जिला है? यहाँ पर यह है झालावाड़ जिला। कौन सा जिला है? झालावाड़ जिला है। और उसके बाद में यहाँ पर यह कौन सा जिला है? बीकानेर जिला है। पूछा गया है झालावाड़ से बीकानेर, यानी झालावाड़ से यदि आप बीकानेर की यात्रा करते हैं तो निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों का क्रम का अवलोकन करेंगे? तो झालावाड़ से बीकानेर की ओर इनमें क्रम आपको सही बताना है। तो भोराट का पठार कहाँ पर है? उदयपुर में है, उदयपुर और राजसमंद में है।
हाड़ौती का पठार है फिर यहाँ, तो ये क्या हो गया, पहला गलत हो गया सीधा, यानी इसका क्रम बताना है झालावाड़ से बीकानेर की ओर। उसके बाद में अगला है मध्य माही मैदान है, तो माही बांसवाड़ा में है, यह भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में विंध्यन कगार भूमि, तो विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कहाँ पर है, विंध्यन कगार भूमि है, उस विंध्यन कगार भूमि है उसका विस्तार है सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर के मध्य क्या है, विंध्यन कगार भूमि है। तो यहाँ पूरे की पूरी कौन सी कगार है, भूमि है, विंध्यन कगार भूमि है। उसके बाद में है बनास बेसिन, तो सही है, यहाँ पर 7-20 में आएगा बनास बेसिन। और उसके बाद में है भोराट का पठार है, तो भोराट का पठार उदयपुर में, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद में है हाड़ौती का पठार है, तो हाड़ौती का पठार सही है। उसके बाद में बनास बेसिन, बनास बेसिन 20 में आता है, सही है। उसके बाद मध्य अरावली, तो मध्य अरावली भी 20 में आता है, तो यह कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यदि आप झालावाड़ से बीकानेर में सीधी यात्रा करेंगे, पहले क्या आएगा, हाड़ौती का पठार, फिर क्या आएगा, बनास का मैदान, फिर क्या आ जाएगा, मध्य अरावली आ जाएगा, फिर आगे बीकानेर आ जाएगा। तो डी नंबर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। भौगोलिक प्रदेश दे रखे, उसके बाद में यहाँ पर सेल समूह दे रखे। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राइलो क्रिटेशियस सेल समूह पाई जाती है, सही है। अरावली पर्वतीय प्रदेश है, उस अरावली पर्वतीय प्रदेश में अरावली दिल्ली क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, यह भी सही है। पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसमें विंध्यन क्रम है पाया जाता है, अपन ने पढ़ा था विंध्यन कगार भूमि। तो विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कौन कौन सी नदियों के मध्य है, विंध्यन कगार भूमि का विस्तार है बनास और चंबल नदी के मध्य है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर है, वह कहाँ आते हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहाँ पर विंध्यन क्रम है या विंध्यन कगार भूमि का विस्तार देखने को मिलता है, यह भी सही है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, तो इसमें आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, यह भी सही है। तो इसमें 1 2 3 4 सभी सुमेलित है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। उसके बाद में अगला है डांड क्या है, यह इसकी अपन ने पहले चर्चा की है। डांड क्या है, तो अपन ने कहा है जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है या नवचंद्राकार बालू का स्तूप होता है या जो बरखान बालू का स्तूप होता है, उनकी 2 भुजाएं होती है, उन 2 भुजाओं के बीच में वायु का रगड़ उत्पन्न होता है, वायु का घर्षण उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप इसके बीच में इन 2 बालू का स्तूप है, 2 भुजाएं हैं, उन भुजाओं के बीच में क्या है, गर्त बन जाता है, जिसमें वर्षा का जल भर जाने से अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, डांड कहा जाता है। तो डांड है सरस्वती नदी का आधार तल, गलत है। थार मरुस्थल के चारागाह क्षेत्र नहीं है। नागौरी उच्च भूमि में स्थायी बालू का स्तूप नहीं है। थार के मरुस्थल में अस्थायी झील है। तो डांड क्या है, थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली अस्थायी झील है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा है कथन सत्य है, यानी सत्य कथन को ढूंढना है। रेतीले शुष्क मैदान को राठी प्रदेश कहा जाता है, तो यह कथन भी क्या है, सही है। तो अपन ने जलवायु के आधार पर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा था। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मैदान है जिसे राठी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व वाला भाग है, उसे क्या बोला जाता है, अर्धशुष्क मैदान या बांगर का मैदान कहा जाता है। तो शुष्क रेतीले मैदान को राठी प्रदेश कहा जाता है, यह कथन सही है। मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 100% केंद्रीय सहायता से शुरू की गई, यह कथन बिल्कुल सही है। यह इसके जब शुरुआत हुई थी तब इसमें 100% हिस्सेदारी किसकी थी, केंद्र सरकार की थी, लेकिन वर्तमान है उस वर्तमान में केंद्र और राज्य है, उसकी हिस्सेदारी कितनी है, केंद्र की 75, राज्य की कितनी है, 25 है, यह भी ध्यान रखना है। तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 100% केंद्रीय सहायता से शुरू किया गया, यह सही है। राजस्थान के कुल भूभाग का 61.11% पर थार का मरुस्थल है, यह कथन बिल्कुल सही है। तो इनमें से सत्य कथन की पहचान करना है, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है,
तो 1 2 3 ये सभी कथन क्या है, सत्य है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। तो विंध्यन कगार भूमि का विस्तार करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में है। तो विंध्यन कगार भूमि का विस्तार कहाँ पर है, तो यहाँ पर यह कौन सी नदी है, बनास नदी है। कौन सी नदी, बनास नदी है। और उसके बाद में यहाँ पर यह कौन सी नदी है, तो यहाँ पर यह है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी। तो ध्यान रखना यहाँ पर यह है बनास नदी है, और उसके बाद में यहाँ पर यह कौन सी नदी है, चंबल नदी है। तो बनास और चंबल नदी के मध्य क्या है, बनास और चंबल नदी के मध्य सवाई माधोपुर है, करौली है, और उसके बाद में कौन सा है, धौलपुर है। उन धौलपुर के मध्य जो क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है, विंध्यन कगार भूमि। जो विंध्यांचल का अंतिम विस्तार है, विंध्यांचल की अंतिम सीमा मानी जाती है। तो विंध्यन कगार भूमि विंध्यांचल पर्वत का इसमें यह है विंध्यन कगार भूमि का विस्तार करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में है, जो बनास और चंबल नदी के मध्य है, विंध्यांचल का अंतिम भाग है। तो विंध्यन कगार भूमि विंध्यांचल पर्वत का अंतिम भाग है तथा यह बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह भी बिल्कुल सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो विंध्यन कगार भूमि है, इस विंध्यन कगार भूमि में बलुआ पत्थर पाया जाता है, जैसे गुलाबी बलुआ पत्थर है, उसके बाद में स्लेटी बलुआ पत्थर है, कोटा स्टोन है। तो इसके मध्य बलुआ पत्थर पाया जाता है। बनास और चंबल के मध्य सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में इसका विस्तार देखने को मिलता है, जो विंध्यांचल का अंतिम भाग माना जाता है। उसके बाद में विंध्यन कगार क्षेत्र में चंबल व बनास के मध्य का भाग है। ये देखो बनास है, ये कौन सी है, चंबल है, इसके मध्य का भाग है, जो लाल बलुआ पत्थर, गुलाबी बलुआ पत्थर तथा स्लेटी बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। लाल बलुआ पत्थर है यह धौलपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है, धौलपुर का। गुलाबी बलुआ पत्थर कहाँ का प्रसिद्ध है, करौली का प्रसिद्ध है। और उसके बाद में स्लेटी बलुआ पत्थर है, यह कहाँ का प्रसिद्ध है, बूंदी का प्रसिद्ध है। उन पत्थरों से के लिए प्रसिद्ध है। यह कथन भी सही है। झालावाड़ व कोटा क्षेत्र में डेक्कन ट्रेप सेल समूह विद्यमान है। तो हाड़ौती का पठार है, वो हाड़ौती का पठार डेक्कन ट्रेप या अपन कह सकते हैं इसे दक्कन ट्रेप है, उस दक्कन ट्रेप का भाग माना जाता है। यह कथन भी सही है। रामगढ़ की पहाड़ियों में घाटोली गैप दर्रा है, यह कथन गलत है। तो यह जो घाटोली सुरंग है कौन सा है, घाटोली जो दर्रा है, ये घाटोली दर्रा मुकुंदरा की पहाड़ी में है। कहाँ है, मुकुंदरा की पहाड़ी है, उस मुकुंदरा की पहाड़ी में स्थित है घाटोली दर्रा। और मुकुंदरा की पहाड़ी अरावली का भाग नहीं मानी जाती है, ये किसका भाग मानी जाती है, विंध्यांचल का भाग मानी जाती है। और घाटोली दर्रा कोटा जिले में है। तो घाटोली दर्रा है, ये रामगढ़ की पहाड़ी में नहीं है, मुकुंदरा की पहाड़ी में है, कोटा जिले में स्थित है। और ये मुकुंदरा की पहाड़ी विंध्यांचल का भाग मानी जाती है। तो यह कथन क्या है, असत्य है। तो पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा कथन भी सत्य है, चौथा कथन भी सत्य है, पांचवा क्या है, गलत है। तो इसमें सही कौन से हो गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 गलत, 1 2 3 4 यह कथन क्या हो गया है, सही हो गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी है, यानी गलत कथन कौन सा है, उस गलत कथन की पहचान करनी है। तो डग गंगधर उच्च भूमि झालावाड़ पठार है, जो झालावाड़ में है, उसके दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो यह है हाड़ौती क्षेत्र है, और यहाँ पर यह कौन सा जिला है, यहाँ पर यह झालावाड़ का पठार है। और इस झालावाड़ के पठार का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है कौन सा है, दक्षिणी पश्चिमी भाग है। और इस दक्षिणी पश्चिमी भाग में ही कौन सा है, डग गंगधर उच्च भूमि है, जो कथन क्या है, सही है। उसके बाद में शाहाबाद उच्च भूमि का विस्तार 12 जिले में, तो शाहाबाद उच्च भूमि है वो 12 जिले में है, यह सही है। उसके बाद में शाहाबाद उच्च भूमि का विस्तार 12 जिले के पश्चिमी भाग में, कौन से भाग में है, पश्चिमी भाग में है, जो समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर है। यह कथन गलत है।
शाहाबाद उच्च भूमि का विस्तार तो 12 जिले में है, लेकिन यह 12 जिले के पश्चिमी भाग में नहीं है। यह 12 जिले के कौन से भाग में है? तो यह झालावाड़ के उत्तर में यहाँ पर कौन सा जिला है? 12 जिला है। और 12 जिले का जो पूर्वी भाग है कौन सा है? 12 जिले का जो ये पूर्वी भाग है, उस पूर्वी भाग पर कौन सी भूमि का विस्तार है? शाहाबाद उच्च भूमि का विस्तार है, जिसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है। शाहाबाद की उच्च भूमि पर कौन सी पहाड़ी है? शाहाबाद की उच्च भूमि पर रामगढ़ की पहाड़ी है। और इस रामगढ़ की पहाड़ी में रामगढ़ क्रेटर है। क्या है? रामगढ़ क्रेटर है, जो राजस्थान का एकमात्र क्रेटर है जिसका निर्माण खगोलीय घटना उल्का पिंड से हुआ है। यह भारत की तीसरी क्रेटर है, विश्व की 200वीं क्रेटर है। इस क्रेटर का खोज 1869 में डॉक्टर मलेट के द्वारा किया गया है, यह ध्यान रखना है। तो शाहाबाद उच्च भूमि का विस्तार 12 जिले के पश्चिमी भाग में नहीं है, 12 जिले के पूर्वी भाग में। कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में है, यह ध्यान रखना। तो यह कथन क्या हो गया है? गलत हो गया है। उसके बाद में अगला है, शाहाबाद उच्च भूमि पर रामगढ़ कस्बे के पास घोड़े के नाल के आकृति की पहाड़ियां हैं, जिसके मध्य खगोलीय घटना से निर्मित झीलें। यह मैंने अभी बताया है। इसमें रामगढ़ क्रेटर है जिसका निर्माण खगोलीय घटना उल्का पिंड से हुए। और इस रामगढ़ है की जो कस्बा है उसमें घोड़े के नाल की आकृति, यानी इसे बोला जाता है हॉर्स शू की पहाड़ी। तो घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ी है, यह कथन भी क्या है? सही है। हाड़ौती के पठार के दक्षिणी भाग में झालावाड़ का पठार है, जो मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। तो यह कथन भी क्या है? सही है। तो हाड़ौती का पठार है, उस हाड़ौती के पठार का जो ये दक्षिणी भाग है, ये दक्षिणी भाग कौन सा है? झालावाड़ का पठार। और झालावाड़ के पठार के जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है उसमें डग गंगधर उच्च भूमि है। और झालावाड़ का पठार है, यह मालवा के पठार का उत्तरी भाग माना जाता है। यह कथन भी क्या है? सही है। तो इसमें प्रश्न क्या पूछा गया है? असत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसमें असत्य कथन कौन सा हो गया है? पहला कथन क्या है? सत्य है। उसके बाद दूसरा कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। क्योंकि शाहाबाद उच्च भूमि 12 जिले के पश्चिमी भाग में नहीं, पूर्वी भाग में। उसके बाद में तीसरा कथन सत्य है, चौथा कथन भी क्या है? सत्य है। असत्य कथन कौन सा हो गया इसमें? इसमें ऑप्शन रहा ही नहीं। हाड़ौती के पठार के दक्षिणी भाग में झालावाड़ का पठार है, जो मालवा के पठार का भाग है। 2 3 4, 2 3 4। तो इसमें ये थोड़ा गलत टाइप हो रखा है, इसमें ध्यान रखना है। इसमें सही कौन सा है? 2 3 4, यानी नहीं 2 3 4 नहीं। इसमें सही कौन सा हो गया है? 1 3 4, 1 3 4 नहीं सही है। 1 3 4 ये कथन सही है। उसके बाद में अगला है, राजस्थान में कुबड़ पट्टी या फ्लोरोसिस ग्रस्त पट्टी कहाँ है? तो कुबड़ पट्टी बोलो, बांका पट्टी बोलो, हॉच बेल्ट बोलो। तो कुबड़ पट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कुबड़ पट्टी का विस्तार है वह है नागौर से लेकर अजमेर के मध्य। और कुबड़ जो पट्टी है उसमें फ्लोराइड युक्त जल क्षेत्र है। तो फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। तो कुबड़ पट्टी है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें नागौर से लेकर अजमेर के मध्य जो कुबड़ पट्टी है यह नागौरी उच्च भूमि का भाग है। और कुबड़ पट्टी में भी विशेष रूप से जो जायल क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? जायल क्षेत्र। जायल कहाँ पर है? जायल नागौर में है, जो सर्वाधिक फ्लोराइड से क्या है? ग्रसित स्थान है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, यदि आप NH 27 नेशनल हाईवे 27 से यात्रा कर रहे हैं तो निम्न में से कौन से दर्रों को पार करेंगे? तो NH 27 है पार करेंगे तो उदयपुर में 2 दर्रे हैं। क्या है? उदयपुर में 2 दर्रे हैं। एक दर्रे का नाम है देबारी दर्रा है। कौन सा दर्रा है? देबारी दर्रा है। और दूसरा कौन सा है? हाथी दर्रा। देबारी दर्रा और हाथी दर्रा से NH 27 जाता है। क्या है? NH 27 जाता है, यह ध्यान रखना। तो देबारी दर्रा और हाथी दर्रा है जो उदयपुर में है, यहाँ से नेशनल हाईवे 27 गुजरता है।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, ऊपर माल का पठार है क्या? यह भी इसमें एक प्रश्न छूट गया। यदि आप पाली में स्थित है और आगे मथई नदी के किनारे स्थित रणकपुर जैन मंदिर को देखना चाहते हैं, इनमें से कौन से नाल या दर्रे को पार करना पड़ेगा? यानी आप पाली में हैं और आगे कहाँ जाना चाहते हैं? मथई नदी के किनारे स्थित रणकपुर जैन मंदिर को देखना चाहते हैं, तो कौन से दर्रे को पार करना पड़ेगा? तो इसमें ध्यान रखना है, सोमेश्वर की नाल को पार करना पड़ेगा। कौन से दर्रे को? सोमेश्वर के नाल को पार करना पड़ेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, ऊपर माल का पठार है, तो ऊपर माल का पठार कहाँ पर है? तो ऊपर माल का पठार ध्यान रखना है, यह है बिजोलिया। बिजोलिया कहाँ पर स्थित है? ऊपर माल का पठार है बिजोलिया। बिजोलिया स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर आगे यह कहाँ तक फैला हुआ है? यह फैला हुआ है भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ में स्थित है। तो ऊपर माल का पठार है ये बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य है। और ये किसका भाग माना जाता है? ये हाड़ौती के पठार का भाग माना जाता है। यह सबसे इम्पोर्टेंट है। जो ऊपर माल का पठार है, ये ऊपर माल का पठार हाड़ौती के पठार का भाग माना जाता है, जहाँ पर काली मृदा का विस्तार है। कौन सी? काली मृदा का विस्तार है। तो इसमें पूछा गया ऊपर माल का पठार है, बोराट के पठारी का भाग गलत है, हाड़ौती के पठार का भाग। तो मैंने कहा बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ के मध्य है, जो हाड़ौती के पठार का क्या है? भाग माना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सूची ए का सूची बी से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गई कूट से कीजिए। तो एक साइड दे रखा है भूआकृतिक प्रदेश और उसके बाद में प्राकृतिक भूदृश्य दे रखे हैं। तो हाड़ौती का पठार है, तो हाड़ौती के पठार है, अभी अपन ने पढ़ा था हाड़ौती का पठार में जो ऊपर माल का पठार है ये किसका भाग माना जाता है? हाड़ौती के पठार का भाग माना जाता है। जो मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र है उसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? मेवाड़ पहाड़ी क्षेत्र में लसाड़िया का पठार आ जाएगा। लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? ये सलूम्बर जिले में है। कौन से जिले में है? सलूम्बर जिले में। और सलूम्बर जिले में जो जयसमंद झील है, उस जयसमंद झील के पूर्व में, जयसमंद झील है उसके पूर्व में स्थित कटा फटा अपर्दित जीर्ण शीर्ण पठार है, वह कौन सा है? लसाड़िया का पठार है। और उसके बाद है मध्यवर्ती अरावली। तो मध्यवर्ती अरावली है, उसका विस्तार राजस्थान के 2 जिलों में, एक तो ब्यावर में है, दूसरा कहाँ है? अजमेर में है। तो मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र है उसे क्या बोला जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेरवाड़े। तो मध्य अरावली की पहाड़ियों को मेरवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मेरवाड़ा की पहाड़ी मुख्य रूप से ब्यावर जिले के टोडगढ़ क्षेत्र में है तथा इसका कुछ भाग अजमेर जिले में भी पड़ता है। और ये मेरवाड़ा की पहाड़ी की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है, मेरवाड़ा की पहाड़ी यह मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने का कार्य करती है। तो अब इसमें क्या है? सुमिलित करना पूछा है। तो हाड़ौती का पठार है, ऊपर माल का पठार है, तो 1 से या अपन कह क से 3, क से 3 है। और उसके बाद में ख से 1 है, ख से 1 है। उसके बाद में ग से 4 है, ग से 4 है। और नागौरी उच्च भूमि है, तो ये कुचामन झील है। पी से यही ऑप्शन रहा है, तो 2। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी असंगत है, बेमेल है, सुमेलित नहीं है। झारोला पर्वत जालोर में है, यह सही है। कमलनाथ है, यह कहाँ पर है? उदयपुर में है, सही है। उसके बाद में नाकोड़ा पर्वत, तो नाकोड़ा पर्वत जैसलमेर में नहीं है। नाकोड़ा पर्वत कहाँ पर है? नाकोड़ा पर्वत बालोतरा में है। कहाँ है? बालोतरा में है। जो 56 की पहाड़ी का भाग है, त्रिकुट पर्वत है, वह कहाँ है? करौली में है, जहाँ पर केला देवी का मंदिर बना हुआ है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है?
ग युग्म सुमेलित नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अपना। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अरावली के निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उसकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अरावली के ये पर्वत शिखर दे रखे हैं, उनको अपन को उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बिलाली है, बिलाली कहाँ पर है, अलवर में स्थित है, ध्यान रखना। सायरा है, यह कहाँ पर है, उदयपुर में है। लीलागढ़ है, यह कहाँ है, उदयपुर में है। बैराठ है, यह कहाँ पर है, कोटपुतली बहरोड में है। तो सबसे उत्तर में अलवर, अलवर के बाद में कोटपुतली बहरोड आएगा, फिर उदयपुर आएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले बैराठ है, तो बैराठ कोटपुतली बहरोड है, फिर लीलागढ़ है, फिर सायरा है, फिर बिलाली, बिलाली कहाँ पर है, अलवर है। तो अलवर लास्ट में नहीं आ सकता, अलवर कहाँ है, उत्तर में। तो अपन को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना, तो 2 नंबर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर सबसे पहले बिलाली, बिलाली अलवर है। उसके बाद में बैराठ कोटपुतली बहरोड सही है, लीलागढ़ उदयपुर में, शायरा उदयपुर में, ये ऑप्शन ठीक है। उसके बाद बैराठ है, तो बैराठ पहले नहीं आएगी, बैराठ कोटपुतली बहरोड में, उससे पहले आगे कौन सा जिला रह जाता है, अलवर है। उसके बाद बिलाली अलवर, तो पहले बिलाली आएगी, फिर क्या आएगी, बैराठ आएगी। तो ये ऑप्शन भी कट गया, पीछे कौन सा रह गया है, बिलाली अलवर, बैराठ कोटपुतली बहरोड, लीलागढ़ उदयपुर, शायरा उदयपुर। तो ये उसका उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम हो गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भादुरा बालूकाश्म कौन सा, तो भादुरा बालूकाश्म यह कहाँ पर है, भादुरा बालूकाश्म है फलोदी में है, यह बाप के पास में है। कहाँ है, बाप स्थान है फलोदी में, बाप के समीप स्थित है, फलोदी जिले में स्थित है। तो भादुरा बालूकाश्म है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह जीवाश्म बालूकाश्म है, यह बिल्कुल सही है। भादुरा बालूकाश्म है जो फलोदी में है, यह जीवाश्म बालूकाश्म है, सही है। इनका निर्माण सामुद्रिक अवस्था में हुआ है, यह कथन भी सही है। और इसके अंतर्गत भूरे पीले रंग के लोह युक्त बालूकाश्म पाए जाते हैं, यह कथन भी सही है। तो इसमें भूरे व पीले रंग के लोह युक्त बालूकाश्म पाए जाते हैं, इसीलिए यह तलछर जो है उड़ीसा में है, तलसर उड़ीसा है। और तलसर उड़ीसा में पाए जाने वाले जो यह बालूकाश्म है, उसमें क्या है, समानता रखते हैं, यह भी ध्यान रखना है। तो तलसर उड़ीसा में पाए जाने वाले जो बालूकाश्म है, उसमें समानता रखने वाला कौन सा है, भादुरा बालूकाश्म है। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य हैं। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से गुजरने वाले महान सीमा भ्रंश किन जिलों से दृष्टिगत होता है। तो यह ध्यान रखना, महान सीमा भ्रंश क्या है, GBF, क्या है, GBF महान सीमा भ्रंश है। तो महान सीमा भ्रंश GBF है, यह कौन कौन सी पहाड़ियों के मध्य है, तो इसका पूरा नाम है GBF महान सीमा भ्रंश, महान सीमा भ्रंश है। तो ध्यान रखना है, यह अरावली और विंध्याचल को अलग करती हैं। यह अरावली व विंध्याचल पर्वत है, उस विंध्याचल पर्वतमाला के मध्य स्थित है। तो आप पूछे अरावली और विंध्याचल को अलग करने वाला भ्रंश कौन सा है, GBF है, महान सीमा भ्रंश है। और यह महान सीमा भ्रंश कौन से जिलों से होकर जाता है, तो इसमें राजसमंद से नहीं जाता है, कोटा है, सही है, सवाई माधोपुर सही है। और उसके बाद में देगा चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ भी क्या है, सही है। और उसके बाद में धौलपुर है, इस धौलपुर से यह नहीं, धौलपुर से भी जाता है। तो इसमें अपना एक ऑप्शन कट जाएगा, राजसमंद। तो 2 3 4 5 कौन सा, 2 3 4 5 है, इन जिलों से होकर यह जाता है। महान सीमा भ्रंश जो अरावली और विंध्याचल को अलग करता है, अरावली और विंध्याचल के मध्य स्थित एक भ्रंश है।
उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की भौतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित को आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, क्या है, बढ़ते क्रम में, यानी अपन कह सकते हैं छोटे से बड़े की ओर, क्या है, छोटे से बड़े की ओर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की भौतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है मरुस्थलीय प्रदेश है, कौन सा है, मरुस्थलीय प्रदेश है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर बड़ा कौन सा है, तो वह है पूर्वी मैदानी प्रदेश है, कौन सा, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। और उसके बाद में अगला कौन सा है, अरावली पर्वतीय प्रदेश तीसरा बड़ा भौतिक प्रदेश है। और उसके बाद में सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है, हाड़ौती का पठार है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है हाड़ौती का पठार। तो इसमें पूछा है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो यह क्रम कौन सा हो गया है, आरोही क्रम हो गया है। और यह कौन सा क्रम हो गया है, अवरोही क्रम हो गया, कौन सा क्रम, अवरोही। अवरोही का मतलब घटते क्रम में है, बड़े से छोटे की ओर। पूछा क्या है, आरोही बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की ओर। तो पहले नंबर पर कौन सा होगा, हाड़ौती, दूसरे नंबर पर अरावली, तीसरे नंबर पर पूर्वी मैदानी प्रदेश, चौथे नंबर पर मरुस्थलीय प्रदेश है। तो 1 2 3 4 इसमें कौन सा हो जाएगा, तो पहले नंबर सबसे बड़ा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, हाड़ौती हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, अरावली हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। तो 2 4 2 4, उसके बाद में 3 4 3 1 3 1। तो यह सी नंबर क्या है, सही है। निम्नलिखित में कौन सा बालू का स्तूप मरुस्थलीकरण बढ़ावा में सर्वाधिक योगदान देता है, तो बरखान है, नेटवर्क है, पेराम्बोलिक है, सब्र काफिस बालू का स्तूप है। तो बरखान बालू का स्तूप है अपने का, यह सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है जो मरुस्थलीकरण में क्या है, सर्वाधिक योगदान देता है। और यह क्या है, अर्धचंद्राकार रूप में फैला रहता है, और यह अपना स्थान क्या है, बदलता रहता है। और स्थान बदलते रहने के कारण ही यह मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देता है। तो वो कौन सा बालू का स्तूप है, बरखान। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, बरखान हो जाएगा। तो नेटवर्क बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं, तो नेटवर्क बालू का स्तूप राजस्थान में पाए जाते हैं। हनुमानगढ़ से लेकर हरियाणा के भिवानी हिसार के बीच में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वह नेटवर्क बालू का स्तूप है। और सब्र काफिस बालू का स्तूप है, यह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे छोटे बालू का स्तूप होते हैं जो किसी झाड़ी या घास फूस के सहारे बनते हैं। पेराम्बोलिक बालू का स्तूप, यह महिलाओं की जो हेयर क्लिप होती हैं या बालों की क्लिप होती है उसके समान दिखाई देते हैं, और इनके निर्माण में भी वनस्पति का योगदान होता है। तो इसमें पूछा क्या है, मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देने वाला बरखान, क्यों, क्योंकि ये अपना स्थान बदलता रहता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पोकरण, रामगढ़, लोधरवा, हमादा मरुस्थल पाए जाने के कारण बालू का स्तूपों का अभाव है। तो आपको सबसे पहले हमादा का विस्तार का पता होना चाहिए। हमादा का विस्तार है पोकरण, जैसलमेर से लेकर फलोदी, और उसके बाद में आगे कहाँ तक है, ये बालोतरा तक है। और इसके मध्य ये जो त्रिभुजाकार क्षेत्र है और ये पूरा का पूरा पथरीला क्षेत्र है जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते, यानी बालू का स्तूपों का अभाव पाया जाता है। और जो पोकरण है, रामगढ़, लोधरवा है, तो यहाँ पर पोकरण है, यह आ गया पोकरण है। उसके बाद में इसके बीच में रामगढ़ है और इसी में ही स्थित है लोधरवा। तो ये पूरा का पूरा क्या है, यह पूरा का पूरा पथरीला क्षेत्र है। और पोकरण, रामगढ़, लोधरवा ये हमादा के अंतर्गत आते हैं। तो यह कथन क्या है, सही है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है, 25 सेंटीमीटर से
कम वर्षा वाला क्षेत्र बांगड़ कहलाता है। यह कथन गलत है। अपन ने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर दो भागों में बांटा। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम वाला भाग है उसे बोला जाता है शुष्क रेतीला मैदान, जिसे राठी प्रदेश कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पूर्व वाला भाग है उसे बोला जाता है बांगड़ का मैदान। तो इसमें क्या है, 25 सेंटीमीटर वर्षा से कम वर्षा वाला क्षेत्र है तो उसे शुष्क रेतीला मैदान कहा जाता है, न कि बांगड़ कहा जाता है। बांगड़ में वर्षा कितनी होती है, 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के मध्य। तो ये ऑप्शन यह जो कथन है क्या हो गया है, गलत हो गया है। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र में लवणीय झील अधिक पाई जाती है। सही है, नागौरी उच्च भूमि है उसमें लवणीय झीलें सर्वाधिक देखने को मिलती हैं। जैसे कौन कौन सी है, डेगाना झील है, सांबर झील है, नावा झील है, डीडवाना झील है। तो ये सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वो नागौरी उच्च भूमि में पाई जाती हैं। उसके बाद में काला भूरा डूंगर लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। ये सही है। काला भूरा डूंगर कहाँ पर है, पाली में है, जो लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। और लूणी बेसिन का उत्तरी भाग क्या कहलाता है, लूणी बेसिन का उत्तरी भाग कहलाता है थल्ली। तो यह कथन भी क्या है, सही है। तो इसमें क्या ढूंढना है, सही कथन नहीं है। तो यह जो दूसरा कथन है यह सही नहीं है, यह है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें डी सही हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है, यह गलत है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नाली क्षेत्र के संदर्भ में, नाली क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाली क्षेत्र के संदर्भ, तो नाली क्या है सबसे पहले यह पता होना चाहिए। एक तो है पाट है, एक तो क्या है नाली है, और उसके बाद में एक तो क्या है काठी व बग्गी है। क्या है, काठी व बग्गी है। और उसके बाद में एक है सोढ़ावटी और एक क्या है हकरा है। इन सभी का संबंध किससे है, इन सभी का संबंध घग्गर से है। किससे है, घग्गर से है। तो घग्गर नदी, उस घग्गर नदी के प्रवाह को राजस्थान में क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है। उस पाट को ही स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है, नाली कहा जाता है। और इसे घग्गर नदी के प्रवाह को कहीं कहीं काठी व बग्गी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा घग्गर क्षेत्र में पाई जाने वाली चिकनी उपजाऊ मिट्टी है, उस चिकनी उपजाऊ मिट्टी को भी बग्गी व काठी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में श्री गंगानगर जिले में घग्गर नदी के प्रवाह को सोढ़ावटी के नाम से भी जाना जाता है। और घग्गर नदी के प्रवाह को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है। तो नाली क्षेत्र के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। घग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है और इस नाली को विशेष रूप से हनुमानगढ़ जिले में बोला जाता है नाली। और इस क्षेत्र में प्रवाहित घग्गर नदी को मृत नदी व चौतांग नदी कहा जाता है। तो घग्गर नदी है, उस घग्गर नदी को दृश्यवती नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे दृश्यवती नदी कहा जाता है, इसे मृत नदी कहा जाता है, इसे प्राचीन सरस्वती नदी कहा जाता है, या इसे प्राचीन लुप्त हुई सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। इसे नट या नटखट नदी के नाम से जाना जाता है, इसे चौतांग नदी के नाम से जाना जाता है, इसे राजस्थान का शौक कहा जाता है। तो ये सब किसके उपनाम है, घग्गर के उपनाम है। यह कथन भी सही है। इस क्षेत्र में पहले गंग नहर और वर्तमान में IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की उपलब्धता से मरुस्थलीय दशाओं को अदृश्य कर दिया। पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र पूरा का पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र था, लेकिन गंग नहर के निर्माण के बाद और इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के पश्चात यह पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, पूरा क्षेत्र क्या हो गया है, हरा भरा क्षेत्र हो गया है। यहाँ पर कृषि कार्य भी अच्छा होता है। इसी वजह से यह मरुस्थलीय दशाएं धीरे धीरे क्या होने लग गई है, अदृश्य गायब होने लग गई। क्यों, क्योंकि गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर के पश्चात ये पूरा क्या हो गया है, हरा भरा हो गया। ये कथन भी सही है। तो इसमें क्या पूछा गया है, उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। तो पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है, तीसरा कथन भी सही है। तो 1 2 3 पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाकरी नामक रण बाड़मेर जिले में स्थित है। तो रण क्या है, तो रण या रन पूछे
तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दलदली लवणीय जो झीलें होती है या खारे पानी की क्षेत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? रण या रण के नाम से जाना जाता है। तो भाखरी रण है, ये बाड़मेर में नहीं है। भाखरी रण कहाँ पर है? भाखरी रण जैसलमेर में स्थित है। तो जैसलमेर में भाखरी रण है, लवा है, बरमसर है, पोखरण है, ये सब कहाँ है? जैसलमेर में। बाड़मेर में कौन सा रण है? बाड़मेर में रेडाणा रण है। कौन सा है? रेडाणा रण है भाखरी जैसलमेर में। तो ये कथन क्या हो गया है? गलत हो गया है पहला। उसके बाद में लाठी सीरीज पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य है, यह कथन सही है। लाठी सीरीज क्षेत्र भूगर्भीय जल पट्टी 80 किलोमीटर है, पोखरण से लेकर मोहनगढ़ के मध्य। उसके बाद में अगला तीसरा कथन है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 जिलों में विस्तारित है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और ये 2 जिलों में है। एक तो बाड़मेर जिले में है और उसके बाद में कौन से जिले में है? जैसलमेर जिले में है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 जिलों में है। ये कथन भी सही है, बाड़मेर जैसलमेर में है। मरुस्थल में पहाड़ियों के मध्य स्थित सांबर जल बेसिन बालसन का उदाहरण है। बालसन क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्रों के मध्य स्थित जो जल बेसिन होते हैं उसे क्या कहा जाता है? बालसन कहा जाता है। और सांबर है, यह अरावली की पहाड़ियों के मध्य स्थित बालसन का उदाहरण माना जाता है। यह कथन भी क्या है? सही है। उपयुक्त में से सही कथन नहीं है। तो सही एक पहला कथन नहीं है। भाखरी कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, यानी एक। भाखरी रण बाड़मेर में नहीं है, जैसलमेर में है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, थार के मरुस्थल के विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका 95% भाग भारत में नहीं है। इसका 85% भाग भारत में है और 15% भाग कहाँ पर है? यह पाकिस्तान में है। तो यह कथन क्या हो गया है? गलत हो गया है। पाकिस्तान में इसके विस्तार वाले क्षेत्र को चोलिस्तान कहा जाता है और भारत में थार कहा जाता है। यह कथन सही है। पाकिस्तान में इसके विस्तार को चोलिस्तान कहा जाता है। यह भारत के 4 राज्यों में विस्तृत, सही है। यह सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, उसके बाद में हरियाणा में है, उसके बाद में पंजाब में है, इसके बाद में गुजरात में है। तो यह भारत के 4 राज्यों में है, सही है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। सही कथन कौन सा है? 2 नंबर का है, 3 नंबर का। तो 2 और 3 कथन सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित, यानी पूर्वी मैदानी प्रदेश है भारत का, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण नदियों द्वारा जमा की गई अवसादों से क्रेटेशियस काल में हुए। यह आ गया क्रेटेशियस काल, इसका मतलब क्या हो गया है? गलत हो गया है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उस पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। नदियों द्वारा लाई गई जो अवसाद जलोढ़ होते हैं, उन जलोढ़ों या अवसादों के निक्षेपण से किसका निर्माण हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। कौन से काल में हुआ है? प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तो यह कथन क्या है? गलत है। तो क्रिटेशियस काल में राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ है? तो क्रिटेशियस काल में हड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है। तो हड़ौती का पठार है, हड़ौती के पठार का निर्माण द्वितीयक युग में हुआ है। मिसोजोइक एरा या मध्यजीवी महाकल्प के द्वितीय युग के क्रिटेशियस काल में हड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है। और इस क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रियाएं घटित हुई और ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्भेदन से हड़ौती के पठार का निर्माण हुआ है, न कि पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। तो पहला कथन क्या हो गया है? गलत। तो रोही का मैदान का विस्तार नवनिर्मित जिले कोटपुतली बहरोड में भी है। तो रोही का मैदान है, ध्यान रखना, रोही का मैदान यमुना और बाणगंगा नदियां हैं उसके मध्य स्थित है, इसीलिए इसे दोआब क्षेत्र कहा जाता है। दोआब का मतलब क्या होता है? दोआब का मतलब होता है 2 नदियों के मध्य का भाग क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। और रोही का मैदान है, यह दोआब क्षेत्र का भाग है। किसका भाग है? दोआब।
क्यों रोही का मैदान है यमुना और बाणगंगा के मध्य स्थित है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार कोटपुतली बहरोड, उसके बाद में जयपुर है, दौसा है, भरतपुर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो रोही का मैदान का विस्तार नवनिर्मित जिले कोटपुतली बहरोड में भी मिलता है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। छप्पन के मैदान में रेड लोमी मृदा पाई जाती है, यह कथन भी सही है। छप्पन के मैदान में का विस्तार मुख्य रूप से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है। तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में लाल लोमी मृदा पाई जाती है, रेड लोमी मृदा पाई जाती है, यह कथन क्या है? सत्य है। बनास नदी का उत्तरी मैदान अजमेर, खेकड़ी, ठोंक, सवाई माधोपुर तक विस्तृत है, सही है। अपना बनास नदी है, उस बनास नदी के उत्तरी भाग में जो मैदान है उस मैदान को किस नाम से जाना जाता है? मालपुरा करौली का मैदान कहा जाता है। और इसका विस्तार है अजमेर, केकड़ी, सवाई माधोपुर है, वहाँ तक विस्तृत है। और बनास बेसिन का जो दक्षिणी भाग है वो दक्षिणी मैदान क्या कहलाता है? मेवाड़ का मैदान कहलाता है। उत्तरी भाग क्या कहलाता है? यह मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है, यह कथन भी सही है। तो उपयुक्त में से सही कथन का चयन करना है। तो पहला क्या है? गलत है। दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो 2, 3, 4 यह सही है। 2, 3, 4 यह कथन सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। एक साइड क्षेत्र दे रखे, उसके बाद में संबंधित जिले। तो बीहड़ है, बीहड़ का विस्तार कहाँ पर है? बीहड़ का विस्तार चंबल नदी करती है। बीहड़ कहाँ है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में है। मालव क्षेत्र है, तो मालव क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? प्रतापगढ़ और झालावाड़ वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मालव क्षेत्र कहलाता है। और ऊपर माल का पठार है, ऊपर माल का पठार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ऊपर माल के पठार का विस्तार है बिजोलिया भीलवाड़ा, और बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य जो पठार है उसे ऊपर माल का पठार कहा जाता है। और ऊपर माल का पठार है यह हाड़ौती के पठार का भाग माना जाता है। तो ऊपर माल का पठार है यह है भीलवाड़ा यानी बिजोलिया और चित्तौड़गढ़ के मध्य है। हाड़ौती का पठार कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में है। तो क से 2 नंबर, क से 2 नंबर है। और ख से 4, ख से 4। और उसके बाद में ग से 1 नंबर और ख से 3 नंबर। तो 2 नंबर ऑप्शन यानी बी सही हो गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, काली मृदा से निर्मित डग गंगधर उच्च भूमि अवस्थित है। तो डग गंगधर उच्च भूमि जो झालावाड़ का पठार है, उस झालावाड़ पठार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में कहाँ है? झालावाड़ का पठार है, उस झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित जो उच्च भूमि है उस उच्च भूमि को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है डग गंगधर उच्च भूमि कहा जाता है। और यह डग गंगधर उच्च भूमि कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ के दक्षिणी पूर्वी भाग में नहीं, मैंने अभी बताया है यह झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पूर्व में नहीं है। ये झालावाड़ के उत्तरी पूर्वी भाग में नहीं है। यह झालावाड़ के उत्तरी पश्चिमी भाग में नहीं है। ये झालावाड़ के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। तो डी ये अपना सही हो गया। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, अरावली के प्रमुख दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढेबर नाल सलूम्बर जिले में स्थित है, सही है। जो ढेबर नाल है सलूम्बर जिले में स्थित है और यहाँ से गोमती नदी है वह निकलती है और आगे ये किस में गिर जाती है? जयसमंद झील में गिर जाती है। इसीलिए जयसमंद झील को क्या कहा जाता है? ढेबर झील कहा जाता है। तो ढेबर नाल सलूम्बर जिले में स्थित है, ये कथन सही है। बर नाल यानी बर दर्रा है, ये मध्य अरावली में स्थित है, सही है। बर दर्रा कहाँ पर है? बर दर्रा है ब्यावर में स्थित है। कहाँ स्थित है? बर दर्रा ब्यावर में स्थित है। और ये किस किस को जोड़ता है? यह ब्यावर से बर, और बर स्थान कहाँ पर है? पाली में है, लेकिन बर दर्रा कहाँ पर है? ब्यावर में है। तो बर दर्रा मध्य अरावली में स्थित है। क्यों? क्योंकि मध्य अरावली में 2 जिले आते हैं, एक तो आता है ब्यावर जिला, दूसरा अजमेर है। तो बर दर्रा कहाँ पर है? ब्यावर में है। तो इसी वजह से यह मध्य अरावली में स्थित है और यह ब्यावर और बर पाली को जोड़ने का कार्य करता है, यह कथन भी सही है। उसके बाद में सोम, मानसी, वाकल नदियाँ फुलवारी की नाल से बहती, यह कथन सही है। तो सोम, मानसी, वाकल नदियाँ ये फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य है
उससे भी गुजरती है, और फुलवारी की नाल जो दर्रा है उससे भी होकर गुजरती है। उसके बाद में फुलवारी की नाल, ये राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नाल या सबसे बड़ा दर्रा है वह कौन सा है? फुलवारी की नाल है, जो उदयपुर में स्थित है। हाथीगुड़ा नाल उदयपुर में है। तो हाथीगुड़ा की नाल पूछा है। हाथी दर्रा की बात करें, हाथी दर्रा, तो हाथी दर्रा तो कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। लेकिन जो हाथीगुड़ा की नाल है ये उदयपुर में नहीं है। हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पर है? राजसमंद जिले में स्थित है, तो उदयपुर में नहीं है। ये क्या हो गया है? गलत। तो इसमें पूछा गया अरावली के प्रमुख दर्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ढेबरनाल सलूमर जिले में अवस्थित है। बर्दनाल मध्य अरावली में स्थित है। सोम, मानसी, वाकल नदियाँ फुलवारी की नाल से बहती है। हाथीगुड़ा नाल उदयपुर में स्थित है। तो इसमें नीचे कूट नहीं दे रखे हैं, तो इस प्रश्न में मिस्टेक है, इसमें कूट नहीं दे रखे हैं। इसमें अब यह नहीं पूछा है कौन सा सत्य है असत्य है, तो इसमें अपन ने यह तो ढूंढ लिया सत्य असत्य कौन सा है, तो यह ध्यान रखना। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। सत्य कथन यानी जो सही कथन है कौन से हैं? तो खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संरक्षण की विधि है। खड़ीन क्या है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाने वाली जो अस्थायी झीलें होती है, उन अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? उसे खड़ीन के नाम से जाना जाता है। खड़ीन का निर्माण 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने इसका निर्माण किया है, और खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में भी विशेष रूप से जैसलमेर जिले में यह सर्वाधिक पाई जाती है। जब खड़ीन है, उस खड़ीन में पानी सूख जाता है, तो उसमें जो उपजाऊ मिट्टी शेष रह जाती है उसमें कृषि कार्य कर दिया जाता है। तो खड़ीन कृषि का भी रूप है। खड़ीन क्या है? अस्थायी झील भी है, और उसके बाद में खड़ीन सामुदायिक कृषि है। उस सामुदायिक कृषि का उदाहरण भी माना जाता है, और खड़ीन वर्षा जल संरक्षण की एक विधि भी मानी जाती है। तो यह कथन सही है। खड़ीन का प्रारंभ 15वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया, यह कथन सही है, अभी बताया था। खड़ीन सामुदायिक कृषि का उदाहरण है, यह भी सही है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जब खड़ीन में जल सूख जाता है तो पीछे उपजाऊ मिट्टी शेष रह जाती है, तो इसमें जो कृषि कार्य किया जाता है तो इसे क्या बोला जाता है? खड़ीन कृषि। और यह सामुदायिक कृषि का क्या है? उदाहरण माना जाता है। खड़ीन एक अस्थायी झील, कोई परमानेंट नहीं है। और जब वर्षा है, वर्षा जल भरता है तो यह झील बन जाती है, और वर्षा जल सूख जाता है तो यह पीछे है क्या है? कृषि कर दी जाती है इसमें। तो एक अस्थायी झील है। तो इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो सभी कथन सत्य, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी कथन सत्य हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, अरावली श्रेणी में देवगढ़ राजसमंद, देवगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। देवगढ़ राजसमंद के समीप बनास बेसिन में स्थित निर्जन पहाड़ी क्षेत्र जो उच्च टीले नुमा है क्या कहलाता है? तो वो पीडमांट का मैदान, पैडी प्लेन का मैदान, पेनी प्लेन मैदान, या पेडीमेंट कहलाता है? तो वो पीडमांट का मैदान कहलाता है। तो ध्यान रखना, पीडमांट का मैदान है, ये बनास बेसिन का भाग है, और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? इसका विस्तार देवगढ़, और यह देवगढ़ कहाँ पर है? देवगढ़ राजसमंद है। देवगढ़ राजसमंद से लेके आगे भीलवाड़ा है, उस भीलवाड़ा तक बनास बेसिन में स्थित निर्जन पृथक पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? पीडमांट का मैदान कहलाता है। और यह नदी के अपरदन से निर्मित मैदान है, पीडमांट का मैदान। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत स्कंद वाटरशेड का कार्य करता है? वाटरशेड का मतलब क्या हो गया? वाटरशेड का मतलब हो गया है जल विभाजक हो गया। क्या हो गया है? जल विभाजक। जल विभाजक को ही क्या बोला जाता है? जल संभर के नाम से जाना जाता है। जल विभाजक क्या होता है, या जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? तो ऐसा कोई भी प्राकृतिक उच्छावस पर्वत पठार जो नदियों के जल को 2 भागों में बांटता है उसे क्या कहा जाता है? जल विभाजक या जल संभर या वाटरशेड के नाम से जाना जाता
है। और अपन ने कहा भारत में प्रमुख जल विभाजक रेखा कौन सी है? अरावली। और राजस्थान में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? राजस्थान में वाटरशेड का कार्य करता है भोराट का पठार। और इस भोराट के पठार का विस्तार गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य स्थित है, जो राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत छोटी जरगा है और इस जरगा की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है, जो उदयपुर जिले की सबसे ऊंची पर्वत छोटी मानी जाती है। और ये भोराट का पठार राजस्थान में वाटरशेड का कार्य करता है। भोराट के पठार में भी विशेष रूप से जो दक्षिणी भोराट है, कौन सा है? दक्षिणी भोराट है, ये राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करता है। और दक्षिणी भोराट के पश्चिम में जो भी नदियाँ जाती है वो आगे कहाँ पर जाती है? अरब सागर में जाती है। दक्षिणी भोराट के पूर्व में जो भी नदियाँ हैं वह सब आगे कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो दक्षिणी भोराट या भोराट के पठार ने राजस्थान में जल विभाजक का कार्य किया है। तो राजस्थान में वाटरशेड का कार्य कौन करता है? भोराट का पठार करता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अरावली में स्थित पठारों के संदर्भ में, अरावली में स्थित जो पठार है उस पठारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भोराट का पठार उदयपुर व डूंगरपुर में स्थित है। नहीं, अभी अपन ने पढ़ा भोराट का पठार गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के मध्य है, डूंगरपुर में नहीं है। तो यह प्रश्न क्या हो गया है? गलत हो गया है। उसके बाद में है कोस का नहीं है, यह है कांसका का पठार उत्तरी अरावली में स्थित है। यह कथन बिल्कुल सही है। कांसका का पठार उत्तरी अरावली में है और कौन से जिले में है? यह अलवर जिले में है। तो कांसका का पठार और उसके बाद में कांकनवाड़ी का पठार कौन सा है? कांसका का पठार व काकनवाड़ी का पठार। कांकनवाड़ी का पठार भी अलवर में, कांसका का पठार भी अलवर में है। और उसके बाद में ये कौन सी अरावली में? उत्तरी अरावली में स्थित है। तो ये कथन भी क्या है? सही है। और मानदेसरा का पठार हाड़ौती का भाग है। क्या है? मानदेसरा का पठार हाड़ौती का भाग नहीं है। मानदेसरा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में स्थित है, लेकिन यह हाड़ौती के पठार का भाग नहीं माना जाता है। अपन ने पढ़ा था ऊपरमाल का पठार। कौन सा पठार है? ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल के पठार का विस्तार है बिजोलिया। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और उसके बाद में भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य जो पठार है ऊपरमाल का पठार है। और ये ऊपरमाल का पठार है, यह हाड़ौती के पठार का भाग माना जाता है। मानदेसरा का पठार हाड़ौती के पठार का भाग नहीं है। तो 3 नंबर ये क्या हो गया है? गलत हो गया। उड़िया का पठार की ऊंचाई 1360 मीटर है। सही है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर स्थित है। ये सिरोही जिले में स्थित है। और इस उड़िया के पठार पर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत छोटी गुरु शिखर स्थित है। और इसी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 नंबर का ऑप्शन सही नहीं है। तो बी उत्तर हो गया है इसका। उसके बाद में अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करनी है। सही कथन कौन सा है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाने वाले सर्वाधिक ऊंचे स्तूप है। सही है। तो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, ये पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे ऊंचे बालू का स्तूप है। और पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे छोटे बालू का स्तूप कौन से हैं? वह सब्र काफिस बालू का स्तूप है। और अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, उनका जो पवनामुखी ढाल होता है वह पवनामुखी ढाल तो मंद होता है, जबकि पवनाभिमुखी ढाल है वह तेज होता है, उत्तल होता है। तो इसका पवनामुखी ढाल तीव्र होता है, पवनाभिमुखी ढाल क्या होता है? मंद होता है। तो यह कथन सही है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाले सर्वाधिक ऊंचे स्तूप हैं, जिनका पवनामुखी ढाल तीव्र जबकि पवनाभिमुखी ढाल क्या होता है? मंद होता है। कथन सही है। 2 पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भाग जहाँ अपेक्षाकृत बालू रेत कम होती हैं, जैसे क्या कहा जाता है? कारवा मार्ग कहा जाता है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। 2 पवनानुवर्ती जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, उस अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप को ही क्या कहा जाता है? पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है। रेखीय बालू का स्तूप कहा जाता है, रेखिक बालू का स्तूप कहा जाता है, अलभ बालू का स्तूप कहा जाता है, लंबे लंबे कटकों वाला बालू का स्तूप कहा जाता है।
तो दो पवनानुवर्ती बालू का स्तूप के मध्य का भाग क्या कहलाता है? कारवा मार्ग कहलाता है, जिसे रेत मुक्त कॉरिडोर कहा जाता है, रेत मुक्त भाग कहा जाता है। जैसे सहारा के रेगिस्तान में क्या कहा जाता है? गाशी के नाम से जाना जाता है, जहाँ से ऊँटों का काफिला गुजरता है। तो ये कथन भी सही है। सीप अनुप्रस्थ और बालू का स्तूप का प्रकार है। तो यह ध्यान रखना, एक बालू का स्तूप है शीप बालू का स्तूप, और दूसरा कौन सा है? बरखान बालू का स्तूप। तो सीफ बालू का स्तूप है, यह अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का प्रकार है, और बरखान का कौन सा है? वो है अनुप्रस्थ। तो ध्यान रखना, सीफ बालू का स्तूप अनुप्रस्थ नहीं है। सीफ बालू का स्तूप कैसा है? अनुदैर्ध्य है। और अनुप्रस्थ कौन सा होता है? अनुप्रस्थ बरखान होता है। तो यह कथन 3 नंबर का क्या हो गया है? गलत। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, इसीलिए इसे रेखिक या रेखीय स्तूप कहा जाता है। तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप हवा की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, यह हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। किस दिशा में बनते हैं? समकोण बनते हैं, लंबवत पर बनते हैं, 90 डिग्री के कोण पर बनते हैं। जो समानांतर बालू का स्तूप बनते हैं उसे अनुदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य कहते हैं, न कि अनुप्रस्थ। तो 4 नंबर भी ऑप्शन जो कथन है गलत है। तो 3 और 4 दोनों क्या है? गलत है। पहला और दूसरा क्या है? सही है। और इसमें क्या पूछा है? सत्य कथन की पहचान। सत्य कथन कौन सा है? 1 और 2। सत्य कथन 1 और 2 हो गया। अब उसके बाद में अगला जो बालू का स्तूप है वह कौन सा है? वह है, जब हवा दीर्घ काल तक एक ही दिशा में चलती है तो इसके परिणाम स्वरूप निम्न में से किस बालू का स्तूप का निर्माण होता है? तो यह ध्यान रखना, जब हवा लगातार एक ही दिशा में दीर्घ काल तक एक ही दिशा में हवा चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप कौन सा बालू का स्तूप का निर्माण होता है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप का निर्माण होता है। उसके बाद में अगला है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो बरखान का ढाल पवन की दिशा में उन्नतोदर, जबकि पवन की दिशा में क्या होता है? नत्तोदर होता है। बरखान सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप होते हैं, जो मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देते हैं। यह कथन सही है। बरखान बालू का स्तूप है, अपने कहा यह सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप होते हैं, जो मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान देते हैं। जो सर्वाधिक नुकसानदायी बालू का स्तूप माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्थानांतरित होते हैं, ये गतिशील होते रहते हैं, ये एक जगह तक लंबे समय तक स्थायी नहीं रहते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायी मरुस्थलीकरण में योगदान देते हैं। ये कहाँ पर पाए जाते हैं? भालेरी चूरू में, और उसके बाद में उसके रतनगढ़ चूरू में है, देशनोक बीकानेर में है, और उसके बाद लोणकरणसर बीकानेर में है, रामगढ़ जैसलमेर में है, पोखरण जैसलमेर में है, ओशिया जोधपुर में यह बरखान बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान बालू का स्तूप रामगढ़, भालेरी, सूरतगढ़, ओशिया, देशनोक में मिलते हैं। यह मैंने अभी बताया है। रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। भालेरी कहाँ है? चूरू में। सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर में। ओशिया कहाँ है? जोधपुर में। देशनोक कहाँ है? बीकानेर में। यहाँ पर यह बालू का स्तूप मिलते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है। बरखान गतिशील व नवीन बालू युक्त होते हैं, यह कथन सही है। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट नहीं होते, लंबे समय तक एक जगह नहीं रहते हैं। बालू क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर आती जाती रहती हैं, इसीलिए क्या है? नवीन बालू युक्त मिट्टी वाले बालू का स्तूप होते हैं। तो यह कथन भी सही है। उसके बाद में सब्र काफिज, नेबखा तथा पैराम्बोलिक बालू स्तूपों के निर्माण प्राय वनस्पति का योगदान रहता है। तो सब्र काफिज बालू का स्तूप है, यह हमेशा छोटी छोटी झाड़ियां हैं, घास फूस है, उसके सहारे बनते हैं। सही है। नेबखा बालू का स्तूप भी पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में झाड़ियों के सहारे निर्मित होते हैं। और पैराम्बोलिक बालू का स्तूप होते हैं, उनमें भी प्रायः कभी कभी वनस्पति का योग होता है। तो यह कथन भी सही है। सब्र काफिज, नेबखा तथा पैराम्बोलिक बालू का स्तूपों के निर्माण में प्राय वनस्पति का योग होता है। तो इसमें पूछा है असत्य कथन, तो इनमें से कोई नहीं, यानी पहला यह भी सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा सही, कोई भी कथन असत्य नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन है
यानी अपन को गलत कथन ढूंढना है। नेटवर्क बालू का स्तूप का विस्तार हनुमानगढ़ से भिवानी हिसार हरियाणा के मध्य है, यह कथन सही है। नेटवर्क बालू का स्तूप, ऐसे बालू का स्तूप जो नेटवर्क के समान ऊंचे ऊंचे होते हैं उन्हें नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। राजस्थान में नेटवर्क बालू का स्तूप का विस्तार हनुमानगढ़ से लेकर हिसार भिवानी हरियाणा के मध्य है, ये कथन सही है। मोहनगढ़ व सूरतगढ़ के मध्य तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सही है। मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। सूरतगढ़ कहाँ है? गंगानगर, वहाँ पर ऐसे तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, यह कथन भी सही है। उसके बाद में अवरोधात्मक बालू का स्तूप अवशिष्ट अवरोधी जीवावशेष बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है और यह कथन बिल्कुल सही है। जो अवरोधात्मक बालू का स्तूप होते हैं, अवरोधात्मक बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है? जब पवन है अपने साथ में रेत के कणों को उड़ाकर लेके जाती हैं। जब पवन के मार्ग में कोई भी प्राकृतिक अवरोध आ गया, जैसे कोई पर्वत आ गया, पठार आ गया, तो वह पवन उन रेत के कणों को आगे ले जाने में सक्षम नहीं रहती है, वो असक्षम हो जाती है, तो वह रेत के कण हैं उस प्राकृतिक अवरोध के सहारे नीचे बैठ जाते हैं। जैसे छोटे छोटे बालू का स्तूप का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहा जाता है? अवरोधात्मक बालू का स्तूप कहा जाता है। और ऐसे अवरोधात्मक बालू का स्तूप अरावली के क्षेत्र में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। सांबर के आसपास है, बिछून है, उसके बाद में खंडेला सीकर है, उसके आसपास ऐसे बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। और अवरोधात्मक बालू का स्तूप को अवशिष्ट अवरोधी जीवावशेष बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है और यह कथन सही है। उसके बाद में बरखोनोइड्स व बरखान बालू का स्तूप आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की मेढा नदी बेसिन में भी पाए जाते हैं, यह कथन भी सही है। मेढा नदी या मेंथा नदी है, उसमें भी ऐसे बरखान या बरखोनाइट बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया? निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन सत्य है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सभी कथन सत्य हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन को ढूंढना है। मालपुरा करौली का मैदान है, तो मालपुरा करौली का मैदान है वो बनास बेसिन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है, यह कथन गलत है। यह मैंने पहले बताया था डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पर यह कौन सी नदी है? बनास नदी है। कौन सी नदी है? बनास नदी। और बनास आगे किस में मिल जाती है? बनास आगे मिल जाती है चंबल में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? चंबल में। तो यह तो है बनास नदी है, और यह कौन सी है? चंबल नदी है। और बनास नदी है, उस बनास नदी के उत्तर वाले भाग में यह जो मैदान है इसे क्या बोला जाता है? मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली मैदान का जो विस्तार है वह कहाँ है? मालपुरा। मालपुरा कहाँ है? मालपुरा टोंक में है, आगे करौली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ये जो मालपुरा करौली का मैदान है ये बनास बेसिन के उत्तरी भाग में है, न कि दक्षिणी भाग में है। तो इसमें क्या मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पश्चिमी भाग में नहीं है। कौन से भाग में? उत्तरी भाग में है। तो यह कथन क्या हो गया है? गलत हो गया है। मालपुरा करौली का मैदान बनास बेसिन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में नहीं है, उत्तरी भाग में है। जो दक्षिणी पश्चिमी भाग में है मैदान उसे बोला जाता है मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का मैदान कहा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन क्या होगा, जो कथन है गलत हो गया है। बनास बेसिन का उत्तरी भाग मेवाड़ का मैदान कहलाता है? नहीं, अभी मैंने बताया यह बनास है, इस बनास बेसिन का उत्तरी भाग मेवाड़ का मैदान नहीं कहलाता। उत्तरी भाग तो मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। और बनास बेसिन है, ये बनास है, उस बनास बेसिन का जो ये दक्षिणी भाग है यह कहलाता है मारवाड़ का मैदान। तो बनास बेसिन का उत्तरी भाग नहीं कहलाता है, बनास बेसिन का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मेवाड़ का मैदान। यह कथन भी क्या है? गलत है। बूंदी की पहाड़ियाँ लगभग 96 किलोमीटर लंबाई में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में फैली हुई है, यह कथन बिल्कुल सही है। और इन जो बूंदी की पहाड़ियाँ है यह 96 किलोमीटर है, दोहरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है। क्या है? यह दोहरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है, दोहरी
पर्वत श्रृंखलाओं से घिरी है। बूंदी की पहाड़ियाँ जो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं। और ध्यान रखना, जो बूंदी की पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बूंदी की पहाड़ियों में कुछ दर्रे हैं। जैतवास का दर्रा है, कौन सा है? जैतवास का दर्रा है। लाखेरी का दर्रा है। उसके बाद में रामगढ़ का दर्रा है। उसके बाद में कौन सा है? खटगढ़ का दर्रा है। तो जैतवास का दर्रा, लाखेरी का दर्रा, रामगढ़ का दर्रा, खटगढ़ के ये दर्रे हैं, ये बूंदी की पहाड़ियों में हैं। तो आपको ऐसे पूछ ले कौन से दर्रे अरावली में नहीं हैं, अरावली से बाहर है? जैतवास का दर्रा, लाखेरी का दर्रा, रामगढ़ का दर्रा, खटगढ़ का दर्रा, यह अरावली से बाहर है। इससे पहले अपने एक और दर्रा पढ़ा था, वह कौन सा दर्रा था? घाटोली दर्रा। कौन सा दर्रा? घाटोली। घाटोली दर्रा कहाँ पर है? कोटा में, मुकुंदरा की पहाड़ी में स्थित है। यह भी अरावली में स्थित नहीं है। तो यह 3 नंबर क्या है? सही है। बूंदी की पहाड़ी लगभग 96 किलोमीटर, लंबाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, कथन सही है। उसके बाद हाड़ौती क्षेत्र अरावली व विंध्याचल के बीच संक्रांति प्रदेश है, सही है। हाड़ौती का पठार है, तो कैसे संक्रांति प्रदेश है? तो यहाँ पर यह अरावली है। उसके बाद में यहाँ पर यह कौन सी है? विंध्याचल है। और इसके बीच में कौन सा है? हाड़ौती का पठार है। तो हाड़ौती का पठार ये अरावली और विंध्याचल के मध्य क्या है? संक्रांति क्षेत्र है। यह कथन भी सही है। तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा और चौथा सही है। और इसमें क्या पूछा गया? सत्य कथन। सत्य कौन सा है? तीसरा और चौथा। 3 और 4 कथन सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वह है निम्न में से बेमेल है। बेमेल का मतलब क्या हो गया? असुमेलित है, असंगत है। अरावली विकास कार्यक्रम 1974-75 सही है। यह जापान देश के सहयोग से चलाया गया। जापान की एक संस्था है OECF। कौन सी है? OECF है, उसके सहयोग से चलाया जा रहा है। अरावली वृक्षारोपण कार्यक्रम, यह भी 1 अप्रैल 1992, यह कथन भी सही है। यह भी जापान के सहयोग से, जापान की OECF संस्था के सहयोग से चलाया जा रहा है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2010 में नहीं, मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 में चलाया गया, जो यह कथन गलत है। डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 1994-95, तो इसमें क्या पूछा गया है? बेमेल कथन कौन सा है? तो मगरा यह सुमेलित नहीं है, ये गलत। 2010 नहीं है, कब है? 2005 है। तो अपना उत्तर क्या हो गया है? सी ऑप्शन हो गया है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से पुष्प प्रदेश का भाग नहीं है। तो आपको पता है माही बेसिन है, क्या है? माही बेसिन है। उस माही बेसिन को प्राचीन काल में क्या है? माही बेसिन को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? पुष्प प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और उसे किस नाम से जाना जाता था? कुमारी का खंड के नाम से जाना जाता था। कुमारी का खंड। तो माही बेसिन को पुष्प प्रदेश और कुमारी का खंड कहा जाता है। अब पुष्प प्रदेश बोलो, माही बेसिन बोलो या कुमारी का खंड बोलो, एक ही है। तो पुष्प प्रदेश का भाग नहीं है, इसका मतलब माही का भाग नहीं है। 56 का मैदान माही का भाग है। वागड़ माही का भाग है। बांगर यह नहीं है। बांगर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का वह भाग जहाँ पर वर्षा 25 से लेकर 50 सेंटीमीटर के मध्य है, उसे बांगर का मैदान कहा जाता है। बांगर के मैदान को ही बोला जाता है अर्ध शुष्क का मैदान कहा जाता है। कांठल का मैदान सही है। तो निम्न पुष्प प्रदेश का भाग नहीं है, बांगर का भाग नहीं है। बाकी 56, वागड़ और कांठल किसके भाग है? माही बेसिन के भाग है। पुष्प प्रदेश के भाग है। कुमारी का खंड प्रदेश के भाग है। उसके बाद में 56 का मैदान राजस्थान में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनें। तो 56 का मैदान है, यह ध्यान। एक तो 56 की पहाड़ी है। 56 की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? 56 की पहाड़ी स्थित है बालोतरा में स्थित, बालोतरा से सिवान के मध्य। लेकिन 56 का मैदान यह माही बेसिन का भाग है, पुष्प प्रदेश का भाग है। 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, माही नदी का वह भाग जो 56 नदी नालों और गांवों का समूह है, जिसे 56 का मैदान कहा जाता है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का नहीं है, अरावली क्षेत्र का नहीं है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का नहीं है, पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। क्यों? क्योंकि 56 का मैदान माही का भाग है और माही है पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो
56 है माही का, और माही किसकी है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का भाग है। तो ऑप्शन डी ये अपना उत्तर हो गया। उसके बाद में शेखावाटी क्षेत्र राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भू आकृतिक विभाजन का भाग है? निम्नलिखित में से विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। जो शेखावाटी प्रदेश है किसका भाग है? तो सीधा ही हो जाएगा, शेखावाटी किसका भाग है? मरुस्थल का भाग है। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश नहीं, अर्धशुष्क प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश मैदानी, यह भी सही है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र यह नहीं। अब अपने यह एक तो सी ऑप्शन है, एक बी ऑप्शन, इसमें कंफ्यूज हैं। अब इन दोनों में से क्या होगा? उत्तर होगा। तो शेखावाटी प्रदेश है पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी प्रदेश का तो भाग है, लेकिन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो शुष्क रेतीला मैदान है, और दूसरा कौन सा है? बांगर का मैदान है। कौन सा है? बांगर का मैदान। और बांगर के मैदान को ही क्या बोला जाता है? बांगर के मैदान को अर्धशुष्क का मैदान कहा जाता है। और अर्धशुष्क मैदान या बांगर के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान है, उसके बाद में शेखावाटी प्रदेश है, उसके बाद में नागौरी उच्च भूमि है, उसके बाद में कौन सा है? गोड़वाड़ बेसिन है या लूणी जवाई बेसिन है। तो इसमें अब उत्तर कौन सा हो जाएगा? अर्धशुष्क भाग है। यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में भी शेखावाटी किसका है? अर्धशुष्क का भाग है। तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए पुटों में से। तो उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। उड़िया का पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, सही है। तो उड़िया का पठार है ये सिरों में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1360 मीटर है। और इस उड़िया के पठार पर ही कौन सी पर्वत छोटी? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत छोटी है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, यह कथन गलत है। 56 का मैदान है यह माही बेसिन का भाग है। किसका भाग है? माही बेसिन का भाग है। तो यह गलत है। उसके बाद में गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू रूप है, सही है। गिरवा की पहाड़ियाँ है या गिरवा क्षेत्र उदयपुर शहर है, उस उदयपुर शहर के चारों ओर तसरीनुमा पहाड़ियाँ पाई जाती है। उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उन पहाड़ियों को गिरवा के नाम से जाना जाता है। ये कथन सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा व बारां जिले में मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार नहीं है। इसका विस्तार कोटा के बाद में कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में। कौन से? झालावाड़। तो मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा व झालावाड़ में, बारां में नहीं है। तो यह भी कथन क्या हो गया? गलत हो गया। तो मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा व झालावाड़ जिले में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ी अरावली का भाग नहीं मानी जाती है, यह विंध्याचल का भाग मानी जाती है। और मुकुंदरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत छोटी चांदबाड़ी या चांद खेड़ी है, जिसकी ऊंचाई 517 मीटर है, जो कहाँ पर स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ी में स्थित है। और यह हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची पर्वत छोटी है। हाड़ौती के पठार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है चांद खेड़ी या चांदबाड़ी, जो मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। तो इसमें सही कथन का चयन करना है। पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि 56 का मैदान है, बनास बेसिन का भाग नहीं है, माही का है। गिरवा यह सही है। मुकुंदरा की पहाड़ी का विस्तार 12 में नहीं है, यह भी गलत है। सत्य पूछे तो 1 और 3 है। तो इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? पहला 1 और 3। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान को प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? यह पहले प्रश्न आया है, पहले अपने 1 से 50 तक सॉल्यूशन किए, उसमें समझाया था 7 भौतिक प्रदेश। उसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यानी भौतिक प्रदेश है, उन भौतिक प्रदेशों के संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है। हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। ठीक है, इसको देखते हैं। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% कितना? 41.50% भाग बालू का स्तूप मुक्त है, सही है। तो यह एक बात ध्यान रखना है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को तो
उच्चावच के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश की बात करें तो यह कितना है 58.50% है, लेकिन बालू का स्तूप जो मुक्त प्रदेश है वह कितना है, वह 41.50% है। यह कथन सही है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृहद मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है, सही है। तो राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश है। कितने भौतिक प्रदेश हैं? 4 भौतिक प्रदेश हैं। यहाँ पर है थार का मरुस्थल है, उसके बाद में यहाँ पर अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं, यहाँ पर पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं और यहाँ पर हाड़ौती का पठार है। तो 4 भौतिक प्रदेशों में से थार का मरुस्थल है, यह भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भाग है, उत्तरी विशाल मैदान का भाग माना जाता है। अरावली यह प्रायद्वीपीय भारत का भाग माना जाता है। पूर्वी मैदानी प्रदेश उत्तर के विशाल मैदान का भाग माना जाता है। हाड़ौती प्रायद्वीपीय पठारी भारत का भाग माना जाता है। तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, उन 4 भौतिक में से अरावली और हाड़ौती यह प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के भाग है, और उसके बाद में थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के 2 ऐसे भौतिक प्रदेश हैं जो उत्तर के विशाल मैदान के भाग माने जाते हैं। तो यह कथन क्या था? संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो उत्तर के वृहद मैदान एवं प्रायद्वीप पठारी प्रदेश का हिस्सा है, सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में उपलब्ध है, सही है। अरावली पर्वतमाला है, इसकी वर्तमान में औसत ऊंचाई 930 मीटर है। वर्तमान में यह कैसा पर्वत है? घर्षित पर्वत है, या इसे अपन कह सकते हैं अवशिष्ट पर्वत है। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है, जो विश्व का प्राचीनतम पर्वत है। विश्व का प्राचीनतम पर्वत होने के कारण इसका बहुत ज़्यादा अपरदन हो चुका है, बहुत ज़्यादा अपक्षय हो चुका है, बहुत ज़्यादा अनाच्छादन डेन्यूडेशन हो चुका है। इसीलिए ये एक वर्तमान में अवशिष्ट या घर्षित या रेसिड्यूल माउंटेन के रूप में शेष रह गया है। तो यह कथन भी क्या है? सही है। तो इसमें पूछा है सत्य कथन कौन सा है? तो सत्य कथन की अपन बात करें तो इसमें यह रह गया हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर। हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। तो यह कथन भी क्या है? सही है। तो 1 2 3 4 नहीं, यह नहीं होगा। 1 2 सत्य कथन पूछा है तो इसमें हाँ, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर है, पश्चिमोत्तर मुख्य सीमांश भ्रंश द्वारा सीमांकित है। यह कथन क्या है? गलत है। तो 2 3 4 कथन क्या है? सही है। 2 3 4 कथन सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? जो किला है अरावली में नहीं है। कुंभलगढ़ है, अरावली में है, सही है। चित्तौड़गढ़ अरावली में है, सही है। नाहरगढ़ जयपुर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में अरावली में है। चित्तौड़गढ़ में अरावली में है। नाहरगढ़ जयपुर में अरावली में है। गागरोन दुर्ग अरावली में नहीं है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। और झालावाड़ कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? झालावाड़ हाड़ौती के पठार में आता है, न कि अरावली में आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गागरोन दुर्ग हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र। तो उसके बाद में हाड़ौती का पठार है, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान। मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र में आता है गिरवा। गिरवा कहाँ है? गिरवा उदयपुर में है। तो उदयपुर है, उदयपुर के चारों ओर तसरी नुमा जो पहाड़ी क्षेत्र है, उस तसरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? गिरवा के नाम से जाना जाता है, सही है। हाड़ौती के पठार जो मुकुंदरा की पहाड़ी है, यह कहाँ पर है? मुकुंदरा की पहाड़ी हाड़ौती के पठार पर है। मुकुंदरा की पहाड़ी है वह कोटा व झालावाड़ में स्थित है, हाड़ौती के पठार में स्थित है। और उसके बाद में यह विंध्याचल पर्वत का भाग माना जाता है। मुकुंदरा की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत छोटी चांद खेड़ी है, 517 मीटर। हाड़ौती के पठार की सबसे ऊंची पर्वत छोटी है। मुकुंदरा की पहाड़ी में कोटा में एक दर्रा है जिसका नाम है घाटोली दर्रा। कौन सा? घाटोली दर्रा मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा में है। उसके बाद में शेखावाटी, शेखावाटी अंतः प्रवाह का क्षेत्र है।
घग्गर का मैदान है, तो मैंने कहा घग्गर है। घग्गर के मैदान को राजस्थान में पाट कहा जाता है, पाट को स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है, और घग्गर के प्रवाह को बग्गी व काठी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद में घग्गर है, उस घग्गर क्षेत्र में पाई जाने वाली चिकनी उपजाऊ मिट्टी को भी बग्गी व काठी के नाम से जाना जाता है। घग्गर के प्रवाह को श्रीगंगानगर में सोढ़ावटी के नाम से जाना जाता है। घग्गर के प्रवाह को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। तो घग्गर का मैदान नाली कहलाता। अब इसको सुमेलित करना है। क है, क से 3 है, उसके बाद में ख से आगे 1 नंबर, ग से 4 नंबर है, और घ से 2 नंबर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब उसके बाद में अगला प्रश्न है, अपना कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है। नीचे कोड दिए दे रखे हैं। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है, सही है। जो गोडवाड़ प्रदेश है, उस गोडवाड़ प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है? लूणी नदी है। और लूणी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? जवाई है। इसीलिए गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश को लूणी जवाई बेसिन के नाम से जाना जाता है। कथन बिल्कुल सत्य है। और उसके बाद में गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति जो मेवाड़ प्रदेश में स्थित है, सही है। गिरवा क्या है? उदयपुर शहर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हैं, और इन तस्तरी नुमा बेसिन में उदयपुर शहर स्थित है। यह कथन सही है, जो मेवाड़ प्रदेश में स्थित है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में, यह कथन गलत है। घग्गर का मैदान राजस्थान के केवल 2 जिलों में है, एक तो गंगानगर है, दूसरा हनुमानगढ़ है, चूरू जिले में नहीं है। तो यह कथन क्या है? गलत है। तो इसमें क्या पूछा है? सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। 1 2 1 2, ये बी ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगला है, सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में है, सही है। लसाड़िया का पठार है, यह कहाँ पर स्थित है? सलूम्बर जिले में स्थित है। जयसमंद झील भी कहाँ है? सलूम्बर जिले में, पहले उदयपुर में हुआ करती थी। जो सलूम्बर जिले में स्थित जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील के पूर्व में स्थित लसाड़िया का पठार है, जो राजस्थान का सर्वाधिक अपरदित पठार है, राजस्थान का सर्वाधिक कटा फटा पठार है, राजस्थान का सर्वाधिक क्या है? जीर्ण शीर्ण पठार है। यह असमतल पठार, उबड़ खाबड़ पठार है लसाड़िया का पठार। उसके बाद नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, यह गलत है। मध्य अरावली है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ कौन सी पड़ी थी? मध्य अरावली की पर्वत चोटियों में बात की। मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गोरमजी है, और गोरमजी की ऊंचाई कितनी है? 934 मीटर है। अपने का है यह ब्यावर, पाली और राजसमंद की सीमा पर स्थित है गोरमजी, जिसकी ऊंचाई 934 मीटर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वह है मोराई जी है, और इस मोराई जी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 933 मीटर है। और उसके बाद में तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वह है तारागढ़ है। तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर है। और उसके बाद में मध्य अरावली की चौथी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? नाग है। नाग भी कहाँ है? अजमेर में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 795 मीटर है। तो मध्य अरावली की सबसे या सर्वोच्च शिखर नागपाड़ नहीं है, यह चौथा सर्वोच्च शिखर है। पहला गोरमजी, दूसरा मोराई जी, तीसरा तारागढ़, चौथा नाग है। तो यह प्रश्न जो कथन है गलत हो गया है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। छप्पन का मैदान मही बेसिन का भाग है, पुष्प प्रदेश का भाग है, कुमारी का खंड प्रदेश का भाग है। प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में नहीं है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है। तो यह भी क्या है? गलत है। शिवपुरी घाट एवं अरावली के दर्रे, सही है। शिवपुरी घाट और बरदरा दोनों अरावली के ही हैं। अरावली में स्थित दर्रे कौन से नहीं है? मैंने बताए थे। बूंदी की पहाड़ियों में स्थित लाखेरी दर्रा, रामगढ़ दर्रा, खटगढ़ दर्रा, और उसके बाद में घाटोली गैप। घाटोली गैप कहाँ पर था, या घाटोली दर्रा कहाँ पर था? मुकुंदरा की पहाड़ी कोटा में स्थित था। तो शिवपुरी ये कहाँ पर है? अरावली में स्थित है। तो इसमें पूछा है क्या पूछा गया है? सही कथन का चयन करना है। तो पहला सही है, दूसरा क्या हो गया? गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो 1 3 4, 1 3 4, 1 3 4। इसमें पूछा 1 3 4, यानी सही कथन
का सही, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। 1 4 सही है, ये गलत हो गया। 1 3 4, तो इसमें पूछा है सही कथन का चयन, तो इसमें ये टाइप में मिस्टेक हुई है। हाँ, तीसरा कथन भी गलत है, सॉरी, इसमें मिस्टेक हो गई अपनी, टाइप में मिस्टेक नहीं है, मेरे समझने में मिस्टेक हो गई है। तो पहला ऑप्शन सही है, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में सही है। नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, गलत है। 56 का मैदान प्रतापगढ़, और मैंने बताया था यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में नहीं, बांसवाड़ा में बताया, तो यह भी क्या है, गलत है तीसरा। और चौथा सही है, तो इसमें पहला और चौथा सी ऑप्शन क्या है, सही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल मिलते हैं।